नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत एक्शन मोड में है। सिंधु जल समझौते स्थगित करने से लेकर भारत की ओर से अब तक कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। यह मीटिंग पीएम आवास में चली। मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी मौजूद थे। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में आतंकियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन और भविष्य की रणनीति तैयार हुई। पीएम मोदी ने पहले ही आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद शिक्षा विभाग नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति देने के मूड में नहीं है। कोर्ट के आदेश के 4 महीने बाद शिक्षा विभाग ने एलपीए में जाने का निर्णय लिया है। नियोजन नियमावली में शिक्षकों की प्रोन्नति और स्थानांतरण का प्रावधान है, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने आज तक प्राथमिक विद्यालय व मध्य विद्यालय के शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं किया। दूसरी ओर 12 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति देने का प्रावधान है। शिक्षा विभाग के अधिकारी ने नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं दी है। विभाग के टाल मटोल रवैया के खिलाफ संजय कुमार ने 2021 में एक याचिका दायर की। बिहार में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदलना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के कई जिलों में आंधी बारिश की संभावना है। वज्रपात को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने नालंदा, नवादा, बेगूसराय, सारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, जहानाबाद, लखीसराय, शेखपुरा जिले के कुछ भागों में तेज बारिश, आंधी और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो पटना में भी 3 मई तक बारिश वाला मौसम बना रह सकता है। पटना का तापमान जहां पिछले दिनों 41 डिग्री के आसपास पहुंचा था, वहीं अब 31 और 32 डिग्री के आसपास रह रहा है। राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में आंधी पानी का दौर चल रहा है। कम से कम अगले 3 दिनों तक लू या तपिश वाली गर्मी महसूस नहीं होने के आसार हैं। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय के कर्पूरी सभागार में राजद व्यवसायिक प्रकोष्ठ की ओर से दानवीर भामाशाह की जयंती मनाई गई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन के दौरान केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार को टायर्ड मुख्यमंत्री और रिटायर्ड अधिकारी की जरूरत नहीं है। समाज को जोड़ने में आप सभी लोग सहयोग करें। हम आपको भयमुक्त वातावरण देने का कार्य करेंगे। आप लोग नया बिहार बनाने के लिए एक साथ मिलकर हमें मौका दीजिए। हम आपको नया बिहार बना कर देंगे। आप सभी को पता है कि 17 महीने के महागठबंधन के सरकार में बिहार में व्यापार और व्यापारियों को आगे बढ़ाने का मौका दिया। जहां 50,000 करोड़ का निवेश हुआ, वहीं 5 लाख से ऊपर लोगों को सरकारी नौकरियां दी गई, जिससे सभी वर्गों और समाज के लोगों को नौकरी मिली। दानापुर मंडल की मंडल संसदीय समिति की बैठक हुई, जिसमें बिहार के रेल नेटवर्क को मजबूती देने और यात्रियों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में सांसद कौशलेंद्र कुमार ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि बिहार शरीफ शेखपुरा रेलखंड पर आगामी 3 महीनों के भीतर ट्रेन संचालन शुरू हो जाएगा, जिससे इलाके के हजारों लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा हिलसा रेलवे प्लेटफॉर्म को ऊंचा करने और कई स्थानों पर अंडरपास बनाने के प्रस्तावों को भी मंजूरी के लिए भेजा गया है। इन परियोजनाओं से यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और रेल यातायात भी पहले से ज़्यादा सुगम हो जाएगा। रेलवे अधिकारियों का मानना है कि इन योजनाओं के पूरा होने से न केवल स्थानीय स्तर पर व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि बिहार की कनेक्टिविटी भी एक नए स्तर पर पहुंचेगी। राज्य सरकार द्वारा तकनीकी शिक्षा लेने वाले युवाओं के लिए स्टार्टअप स्कीम लागू है। ऐसे में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग ने सभी 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टार्टअप सेल गठित करने का निर्देश प्राचार्यों को दिया है। राज्य सरकार द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 10-10 लाख रुपए का सीड फंड उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि नए वित्तीय वर्ष में इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टार्टअप को बढ़ावा मिल सके। विभाग के अनुसार इंजीनियरिंग कॉलेजों में नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सीड फंड उपलब्ध कराना एक बड़ा फैसला है। स्टार्टअप सेल से छात्र छात्राओं में नवाचार को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। अस्थायी स्टार्टअप को बढ़ावा देना जो नवाचार और प्रौद्योगिकी के माध्यम से वास्तविक दुनिया की चुनौतियों को समाधान करते हैं तथा स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देते हैं।
आईपीएल में बिहार का मान बढ़ाने वाले वैभव सूर्यवंशी की सफलता से सभी गदगद है। राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए सूर्यवंशी ने जयपुर में खेले गए आईपीएल मैच में गुजरात टाइटंस के राशिद खान को मिड विकेट पर छक्का लगाकर T20 में सबसे कम उम्र का शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। क्रिकेट जगत ही नहीं, राजनीतिक हस्तियां भी अब वैभव सूर्यवंशी के इस कामयाबी के मुरीद हो गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वैभव सूर्यवंशी की इस कामयाबी से काफ़ी खुश नजर आए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने राज्य सरकार की तरफ से वैभव सूर्यवंशी को 10 लाख रुपए की सम्मान राशि देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आईपीएल के इतिहास में सबसे कम उम्र 14 साल में शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले वैभव सूर्यवंशी को फोन कर बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पोस्टरों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। सीएम हाउस और राजभवन के इलाके में लगे पोस्टरों को रंग से पोत दिया गया है। इन पोस्टरों में नीतीश सरकार की उपलब्धियां और बधाई संदेश लिखे थे। वीवीआईपी इलाके में हुई इस घटना से सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि पोस्टरों को पोतने वाले कौन कौन हैं और किसकी कारस्तानी हो सकती है। रंग पोतने वालों ने मुख्यमंत्री का चेहरा भी पोत दिया है। एक दीवार पर लाइन से सटे कई पोस्टर लगे हैं जिन्हें कत्थई रंग से पोत दिया गया है। इस घटना के बाद से जेडीयू भड़की हुई है। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि नीतीश कुमार का चेहरा रंग से पोतने से उनके विकास और उपलब्धियों को छिपाया नहीं जा सकता है। नीतीश कुमार पर बिहार की जनता को पूरा भरोसा है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि यह काम आरजेडी के गुंडों का है जो बिहार में जंगल राज लाना चाहते हैं। यह रंग नीतीश कुमार के पोस्टर पर नहीं पोता बल्कि बिहार के विकास और भविष्य पर कालिख लगाने का काम किया है। आरजेडी के लोगों को सुशासन का चेहरा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब सियासी घमासान शुरू हो चुका है। महागठबंधन और एनडीए के घटक दलों के नेता सीटों के लिए अपनी अपनी दावेदारी पेश करने लगे हैं। कांग्रेस को कम से कम पिछली बार जितनी ही 70 सीटें चाहिए। वाम दल भी 30 से ज़्यादा सीटें चाहते हैं। नए पार्टनर बने मुकेश साहनी 60 सीटों और डिप्टी सीएम की रट लगाए हुए हैं। यानी आरजेडी को छोड़ महागठबंधन के बाकी सहयोगियों का ही 160 से अधिक सीटों की दावेदारी है। पिछली बार आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था, इसलिए वो अपनी सीटों में शायद ही कटौती के लिए तैयार हों। अगर ये सब अपनी अपनी दावेदारी पर अड़ते हैं तो 340 सीटों तक आंकड़ा पहुंचता है, जबकि विधानसभा की कुल सीटें 243 है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी अब महागठबंधन में, उसे भी कुछ सीटें देनी ही होगी। यानी महागठबंधन में सीटों की जिस तरह से दावेदारी सामने आ रही है उससे अब और दलों को जोड़ना मुश्किल होगा। एनडीए की स्थिति भी महागठबंधन की तरह ही है। भाजपा और जेडीयू के अलावा सिर्फ जीतनराम मांझी की पार्टी हम को ही विधानसभा में मौजूदगी है। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी का कोई सदस्य विधानसभा में नहीं है। भाजपा जेडीयू को इस बार चिराग की पार्टी को भी सीटें देनी है। उपेंद्र कुशवाहा का आरएलएम भी इस बार एनडीए में है, उसे भी कुछ सीटें चाहिए। जीतनराम मांझी 20-30 सीटें मांग रहे हैं। इसके लिए हाल ही में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। एनडीए और महागठबंधन के अलावा कई नए दल भी इस बार चुनाव में उतरने के लिए तैयार हैं। इनमें सभी यही दावा कर रहे हैं कि वे सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। शिवदीप लांडे की हिंद सेना, आरसीपी सिंह की आप सबकी आवाज़, प्रशांत किशोर की जनसुराज और आईपी गुप्ता की इनकलाब पार्टी में किसी को भी साथ लेना फायदेमंद रहेगा, पर मौजूदा घटक दलों को संतुष्ट करना ही दोनों गठबंधनों के लिए टेढ़ी खीर है।